हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार शिक्षक बहाली का जो दूसरा चरण था, दूसरा जो फेज था, वो आज कंप्लीट हुआ। कुछ जगहों पे कुछ दिक्कत भी हुआ, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि एक न्यूज जैसे में चल रहा है बहुत जगह, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझे भी डाले हैं पर्सनल मैसेज पे कि नियुक्ति पत्र जल्द मिल जाएगा, अगस्त तक लास्ट में मिल जाएगा, इतने तारीख को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 1.25 शिक्षकों की बहाली, अगस्त तक नियुक्ति पत्र वगैरह, ऐसा कुछ न्यूज चल रहा है कि ये न्यूज बिल्कुल मेरे नजर में गलत है। हालांकि 1.25 यानी 1.25 लाख अभ्यर्थियों की जो ये बहाली प्रक्रिया जो कंप्लीट होने की बात कहा जा रहा है, इसमें 94 के तो 128 के हैं और जो जो बचे हुए हैं 30,000 वो लगभग आपके माध्यमिक उच्च माध्यमिक के हैं। तो उनका तो अभी आवेदन लेना जाना है, मतलब आवेदन लिया जाएगा। तो ये एक तरह का अलग ही मामला है। आवेदन लिया जाएगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बाद ना ये सारे प्रोसेस होंगे। कि इस तरह के न्यूज पे, इस तरह के जहां से भी आप लोग देखते हैं खबर, तो वो मेरे नजर में तो बहुत गलत है और इस पे ज्यादा कुछ वायरल नहीं करना चाहिए। फिलहाल आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे सचिवालय के बारे में। तो सचिवालय का क्या कुछ अपडेट है, इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है राजेंद्र सर। तो चलिए वेलकम करते हैं राजेंद्र सर का। राजेंद्र सर, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजेंद्र सर, आज आप सचिवालय गए थे, वहां क्या कुछ हुआ, इसके बारे में बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। लगातार जब से ये काउंसलिंग शुरू हुई है, जुलाई में, अगस्त में जो काउंसलिंग लगातार चल रही है, तो हमारे अभ्यर्थी भिन्न तरह के प्रश्न लगातार पूछते रहते हैं और उन सारे प्रश्नों को संकलन कर लिया जाता है। उसके बाद हम लोग उसको एक लिखित बना करके, और आज हम लोग सचिवालय गए थे। उसमें हमारे साथ जो हमारे संगठन के काफी सक्रिय और वरिष्ठतम पदाधिकारी मुनि शुक्ला जी और बिहार शरीफ के बहुत ही सजग और काफी तेज तरार और काफी लगनशील अमित कुमार जी और अभिषेक चौबे जी, ये हम लोग 4 गए थे सचिवालय। और वहां पर चूंकि मुख्य मुद्दा हम लोगों का था कि तीसरे चरण की जो काउंसलिंग का जो डेट है उसको जल्द से जल्द जारी करवाया जाए, और जो सीट बच गए हैं, चाहे रद्द हो या विभिन्न प्रकार के जो सीट हैं वो बच गए हैं, उनको जल्द से जल्द उसको काउंसलिंग करके और उसकी प्रक्रिया को पूरी की जाए, यानी सीट को भरा जाए। ये सारे मुद्दे थे। फिर नियुक्ति पत्र की जो बातें थी, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, चरणबद्ध तरीके से जो हमारी काउंसलिंग हुई है और जो NIC पर अपलोड हो गई है, तो उसके बारे में भी ये हम लोगों के सामने मुद्दा था कि इसको हम लोग किस तरह से इसको नियुक्ति पत्र दें। चूंकि बहुत तरह के मामले सामने आ रहे हैं, नए नए मामले आ रहे हैं, केस है, बहुत तरह के केस की जो संभावना बन रही है, तो उससे हम लोग चाह रहे हैं कि इस बहाली को सुरक्षित रखें। और इसलिए अगर नियुक्ति पत्र का वितरण भी हो जाएगा तो हमारी बहाली सुरक्षित हो जाएगी। चाहे जिसे प्रथम चरण जुलाई में है, तो सबसे जाहिर है कि पहले उसकी होगी, उसके बाद अगस्त वाली होगी, फिर अगस्त में तीसरे चरण की होगी, उसकी होगी। इस तरह से चरणबद्ध तरीके से हम लोग डिमांड को रखे हम लोग। और भी कई मुद्दे थे, मैं हर एक मुद्दा के बारे में स्पष्ट रूप से मैं बताऊंगा। तो सबसे पहली बात है कि आज पहली मुलाकात हम लोग के हुई है प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से। इसके पहले ना हम लोगों ने कभी उनको देखा था और ना हम लोगों को उन्होंने कभी देखा, लेकिन हम लोगों ने जा करके और अपने आवेदन को दिया और अपना परिचय भी बताया, और उनका जो रिस्पांस था वो काफी अच्छा लगा। बातचीत में भी अच्छे थे वो, और हमें लगता है कि उनको कुछ करने के अंदर से जिज्ञासा है और करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो भी आपकी समस्या है मैं उसका अध्ययन करूंगा, क्योंकि अभी मैं 2 तारीख को ही ज्वाइन किया हूं और लगातार काउंसलिंग हो रहे हैं, तो इसमें हम बंधे हुए हैं और काफी व्यस्तता है। इसलिए हम पूरी जो बहाली प्रक्रिया से संबंधित जो नियम है उसको अभी तक हम अध्ययन नहीं कर पाए हैं। तो जाहिर है कि हम उसको थोड़ा सा, हमको 1 आध सप्ताह समय दीजिए और उसको अध्ययन करेंगे। और जो आपका जो डिमांड हमारे पास आया है एप्लीकेशन के द्वारा, आपने जो मेरे पास दिया है, तो उसके सारे मुद्दा को हम अध्ययन करके और आपका जो उचित मांग होगा उस पर हम जरूर कार्रवाई करेंगे, काम करेंगे। तो उन्होंने आश्वासन दिया, और जाहिर है कि वो नए हैं, अभी उनको समझने में तो टाइम लगेगा, तो जाहिर है कि उन्होंने 1 सप्ताह का समय मांगा। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है सर, आप बढ़िया से समझ लीजिए और अध्ययन कर लीजिए, जो भी बहाली प्रक्रिया से संबंधित जो नियम है उसको समझ लीजिए, और
तीसरे चरण की जो काउंसलिंग का डेट है सर, उसको जल्द से जल्द आप जारी कर दें। और उसमें और भी था, नियुक्ति पत्र का मामला आया कि नियुक्ति पत्र चरणबद्ध तरीके से सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए और 5 सितंबर जो है वो शिक्षक दिवस से पहले स्कूल में योगदान करा दिया जाए। उसमें शपथ पत्र जो है, शपथ पत्र ले करके और उसके बाद सर्टिफिकेट वगैरह अपना जांच कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शपथ पत्र ले लीजिए और नियुक्ति पत्र देकर स्कूल में ज्वाइन करवा दीजिए 5 सितंबर से पहले। और उसमें एक और मुद्दा था, ये जो काउंसलिंग वाली थी, काउंसलिंग मतलब तृतीय चरण की काउंसलिंग की बात थी, वो भी मुद्दा था, उसको भी हम लोगों ने लिखित बनाया था। और भी बहुत तरह की मुद्दा था उसमें। फिर उसमें था कि जो सीट खाली रह गए हैं, लड़कियों की जो सीट खाली है, SC/ST की सीट खाली है, उस पर हम लोगों ने कहा कि सर इसको जो महिला जो बच गई है, क्योंकि सरकार जब तक महिला का सीट है तो जाहिर है कि पहले महिला को ही, जो कम मेधांक वाले उनको मौका देगी, तो उनको अगर मौका दिया जाए, अगर महिला जो बची हुई है जो कम मेधांक में है उनकी अगर हो जाए और अगर सीट बचती है तो पुरुषों को भी, जिन कैटेगरी के पुरुष हैं उनको दिया जाए। तो इस तरह का हम लोगों ने बहुत तरह के मैंने और भी डिमांड थे, 7-8 डिमांड हम लोगों ने उनके सामने रखा और उन्होंने जो आवेदन को देखा और कहा कि एक आपका डिमांड को हम अध्ययन करेंगे और बहुत जल्द इस पर हम आपको रिस्पांस देंगे और आगे हम कार्रवाई करेंगे। दोबारा आश्वासन दिया। हमें भी लगा कि चलिए उन्होंने रिस्पांस दिया और हमें लगता है कि आशा है, उम्मीद है कि वो हमारी मांग पर जरूर पॉजिटिव विचार करके और हमारे लिए काम करेंगे। तो आज की जो अपडेट था यही था। जो तीसरे चरण की जो काउंसलिंग की बात हो रही है, ज्यादातर हमारे अभ्यर्थी जिनका नहीं हुआ, डायरेक्ट वो काफी टेंशन में है, मैं इसको महसूस कर सकता हूँ। जो नहीं हुआ जिनका तो काफी टेंशन में है, तो हम चाहते हैं कि उनके लिए भी तीसरे चरण की डेट जल्द से जल्द इशू करवाएं और जल्द से जल्द उसके पर काउंसलिंग कराएं, ताकि वो भी अपनी नियोजन प्रक्रिया में शामिल हो सके और सीट खाली नहीं रह जाए। तो ये हमारा मुख्य रूप से मुद्दा, यही मुद्दा था मेरा। लेकिन बाद में कई मुद्दा तो हम लोगों ने लिख करके दिया था। तो ये बात थी आज का हमारा सचिवालय का अपडेट था। क्या लगता है कि कब तक थर्ड काउंसलिंग का डेट आ सकता है? जैसे 1 सप्ताह को उन्होंने समय मांगा और समय मांगा है तो जाहिर है कि कल सैटरडे है और संडे है, बंद हो जाएगा, तो 2 दिन तो बंद रहेगा। तो मंडे से उन्होंने कहा कि इस पर हम काम शुरू करेंगे और 1 सप्ताह के अंदर हम इस पर विचार विमर्श कर लेते हैं, सलाह ले लेते हैं और भी जो हमारे सीनियर तो पहले से काम कर चुके हैं उनसे भी राय लेंगे, हमारे जो जूनियर हैं उनसे भी राय लेंगे और जो हमारे मंत्री जी हैं उनसे भी हम लोग बैठ करके इस पर समीक्षा बैठक करेंगे, कैसे उसको करें। तो जैसे सीट खाली है उसको कैसे भरे, किस तरह से भरे ताकि ऑब्जेक्शन भी नहीं हो। तो इस तरह के बहुत तरह की बात उन्होंने बताया, समय मांगा है। तो हमें लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर में फिर हम लोग जाएंगे और जाकर के फिर उसको लगातार रिमाइंड हम लोग करते रहेंगे। रिमाइंड करेंगे तो अफसर भी समझेंगे कि लोग काफी सीरियस हैं और उस मुद्दा पर जरूर हमें लगता है कि पॉजिटिव कोई बात सुनने को मिलेगी। तो कंक्लूजन के रूप में एक लाइन में हम बता दें कि 1 सप्ताह के बाद ही कुछ अपडेट हो पाएगा और अभी तक पूरा क्लियर नहीं हो पाया। बोले हैं वो कि हम समझते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद 1 सप्ताह के बाद जो भी अपडेट होगा, डेट वगैरह कब तक होगा, क्या होगा। नियुक्ति पत्र के बारे में सर क्या बातचीत हो रहा था? नियुक्ति पत्र क्या सितंबर में मिलने का आशा लगता है कि सितंबर में मिल सकता है? देखिए, हम लोगों ने जो भी डेट बाय डेट हम लिख करके दे दिया। आवेदन चूंकि उसका फोटो जो है वो मतलब जो भी हम लोग मांग पत्र लिखा है उस मांग पत्र को भी हम चाहेंगे कि आप वीडियो में दिखाएं, उसको हम भेजेंगे और उस मांग पत्र को भी आप दिखाइए। उसमें जो भी था नियुक्ति से संबंधित, नियुक्ति पत्र से संबंधित है और नियुक्ति पत्र से संबंधित इसलिए जरूरी हम मान रहे हैं क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें बहुत तरह के लोग अभी भी लगे हुए हैं कि किसी तरह बहाली को कैंसिल करवा दें। तो कुछ लोग केस की बात हमेशा करते रहते हैं, केस कर देंगे या उन्होंने शायद केस किया भी है कि नहीं किया अभी तो हम पता नहीं लगा है। तो उन बार बार वो धमकी दे रहे हैं कि हम केस करेंगे, रद्द करवाएंगे। हम इसी में दिसंबर वाले जो सीटेट वाले हैं उनको भी हम शामिल करवा देंगे। तो वो पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं और कैसे वो कौन दिमाग से सोच रहे हैं वो जाने। लेकिन इतना तो जरूर है कि जो प्रक्रिया शुरू होती है प्रक्रिया का सारा सीट का पहले ही से 94,000 की घोषणा हो चुकी है। अगर 94,001 सीट भी अगर बढ़ेगा तो फिर से आवेदन की बात होगी। तो उसमें जाहिर है कि जो बीच में काउंसलिंग हो रहा है तो डिस्टर्ब हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। तो इसलिए जो मांग किया जा रहा है ऑथराइज मांग नहीं है उन लोगों का, क्योंकि एक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, अंतिम प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद 7th फेज का जो भी
7वें चरण की प्रक्रिया में भी हम लोग भी लगेंगे, लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहा है, बार बार केस करके धमकी देता है, बहाली को रद्द करा देंगे। अरे भाई, इतने लोगों का नौकरी मिल गया, जीवन बन गया, और आप उसको जीवन बिगाड़ना चाह रहे हैं। तो उनकी सोच है, वो गंदा सोच वाले को गंदा ही सोच रहेगा, और हम लोग उसकी बात को उतना हम नहीं लेते हैं सीरियसली, और जब समय आएगा तो हम लोग भी उसका बचाव करेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। तो इस तरह का चीजें हैं, तो इसलिए हम नियुक्ति पत्र चाहते हैं कि अगर नियुक्ति पत्र अगर मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारी बहाली सुरक्षित हो जाएगी, उस पर कहीं कोई खतरा नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग नियुक्ति की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों की काउंसलिंग हो गई है तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को नियुक्ति पत्र मिल जाए, इसका गलत अर्थ नहीं लगाया जाए। अगर एक भी लड़का का नियुक्ति पत्र मिल जाएगा तो हमारी बहाली सुरक्षित हो जाएगी, या जितने भी अभ्यर्थियों का अभी तक चयन हुआ है 50,000 या जो भी 54,000 या 60,000, वो सबका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसमें नियुक्ति पत्र की बात हम कर रहे हैं। और जो जिनका नहीं हुआ है सर, उनके लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग की डेट हम लोग 25 से 30 तारीख तक को हम लोग डेट भी डाल दी है कि 25 अगस्त से 30 तारीख के बीच में हर हालत में करा लिया जाए। और जो सीट बचे हैं, चाहे वो रद्द हो, चाहे वो NIC पर अपलोड नहीं किए गए हों, या जहाँ पर जो सीट, जो SC ST के जो सीट बच जा रहे हैं, या बहुत से ब्लॉक में नहीं अभी तक उसका मेगा अंक अपलोड हुआ तो उसका सीट है, तो सब मिला करके तीसरे चरण में जो सीट बच रहे हैं उन सारे सीटों पर जो है कर लिया जाए, और महिला के सीट पर पहले महिला के अभ्यर्थियों से भरा जाए। अगर महिला अभ्यर्थी नहीं रहे तो उस पर पुरुष को भी भेजा जाए ताकि सीट खाली नहीं रहे। ये हम लोग का मुख्य 3 मुद्दा पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए कंक्लूजन ले लेते हैं जो नियुक्ति पत्र है उसका। तो नियुक्ति पत्र के लिए भी कुछ मतलब अपडेट नहीं है, विशेष यही है कि मांग जो है वो सितंबर का है, तो सितंबर मंथ में पहले ही स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में मिल जाए स्टार्टिंग में। लेकिन अभी देखिए क्या कुछ होता है, ये अगले सप्ताह में ही हो पाएगा। सर, आज जो काउंसलिंग हुआ है इस पे भी अपडेट लेना चाहेंगे। जैसे मुजफ्फरपुर में एक ब्लॉक है जिसके अंतर्गत बहुत सारे पंचायत हैं, उसमें भी सर कुछ धांधली वगैरह, जो पीरो वगैरह जगह है वहां पे भी कुछ मतलब कॉल वगैरह से फोन वगैरह आ रहे हैं कि वहां पे भी कुछ धांधली वगैरह का बातचीत हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। पारू प्रखंड है वहाँ मुजफ्फरपुर, पारू प्रखंड में सर 34 पंचायत है, और पिछले 12 जुलाई को सर हम काउंसलिंग कराने गए थे, जो 1 से 5 पंचायत का था, उसमें 28 पंचायत का 12 जुलाई को हुआ था। लेकिन वहाँ पर जो इस तरह से जो अनियमितता हुई थी हमारे सामने, और मैं अपने आंखों के सामने देख रहा था कि वहाँ पुलिस प्रशासन के करीब 100 से 150 जो पुलिस के जो लाठी डंडे वाले जो होते वो सब खड़े थे, और वहाँ पर जो DO थे या BDO थे, DO तो ऐसे नहीं किए, लेकिन BDO साहब थे, उनको बिल्कुल ही मैंने इस तरह से उनको मैंने एक तरह से अपहरण मान लीजिए, उनको बिल्कुल शिथिल कर दिया गया। और उनके जो मुखिया के जो दबंग मुखिया थे, विधायक के जो गुंडे थे, वो बिल्कुल ही पिस्तौल और कमर में पिस्तौल खोस करके और अभ्यर्थियों के साथ मारपीट किए, उससे काफी माथा कपार में फूट गया था। तो वो चीज हमने 12 जुलाई को देखा था, और उसमें एक चीज हम लोग इसी 12 जुलाई को जो घटना घटी पारू से, इसीलिए बिहार में 400 जो रद्द हुआ, इसमें रंजीत सर ने पहल की और 400 नियोजन इकाई की जो नियोजन प्रक्रिया रद्द की गई, काउंसलिंग रद्द की गई, तो पारू के कारण ही, पारू की जो समस्या हुई थी। और इसके बाद जो हम लोग सचिवालय में भी जाकर इस बात की चर्चा की थी कि पारू में सर हम गए तो मेरे सामने घटना घटी है, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि पारू के पंचायत का जो भी होगा, या बिहार के जो भी पंचायत के होंगे जहां पर इस तरह के धांधली होने की संभावना, उसको जिला मुख्यालय में किया जाएगा। अगर पारू पंचायत का जिला मुख्यालय में होता तो हमें लगता है कि कुछ धांधली कम होता, लेकिन पारू प्रखंड का वहां पर पारू में जो एक जगह है जहाँ पर हाई स्कूल है, वहां पर हुआ, 34 पंचायत का हुआ, और 34 पंचायत में करीब 250 सीट था। और पारू प्रखंड जो है, पारू प्रखंड के 1 से 5 में हमें लगता है कि 200-250 उसमें सीट है, यानी 500 सीट वहाँ पंचायत और प्रखंड का 1 से 5 लेकर के 250 से 500 तक सीट है वहाँ पर। और वहाँ पर खुलेआम बिहार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है वो प्रखंड, जहाँ पर खुलेआम मुखिया के द्वारा गुंडागर्दी करके जो मन में आया, जिसको मन में आया, उस तरीका से वहाँ पर बहाली हुई, इस बार भी, आज भी हुई है। और प्रशासन बिल्कुल वहाँ पंगु हो गई, और उसके जो BDO थे, BO थे, उनको बिल्कुल ही कोई वहाँ पर उपाय नहीं बचा। वहाँ से हमें रिपोर्ट मिला, क्योंकि हम तो आज नहीं गए थे, लेकिन 12 जुलाई को वहाँ से
तो पारू में इस तरह का नहीं चाहिए था, उनको जिला मुख्यालय में कराना चाहिए था। रंजीत सर भी बोले थे कि जिला मुख्यालय में कराएंगे, लेकिन रंजीत सर नहीं रहे, उसी तरह से पुरानी परिपाटी पर वहां हुई और वहां धांधली हुई है, इसमें दो मत की बात नहीं है। और जो भी रिकॉर्डिंग कुछ हमारी जो महिला अभ्यर्थी वहां से भेजी है, हम चाहेंगे कि अगर आपके पास है तो उसको भी चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एक बात और भी कहना चाह रहा हूँ कि बिहार शरीफ के जो कराय पसुराय जो प्रखंड है, उसके अंतर्गत कराय पसुराय पंचायत भी है। वहां पर एक लड़की जो थी वो आज बिल्कुल ही जाली सर्टिफिकेट बना करके स्कैनिंग करके और आकर के काउंसलिंग कराने आई थी। और वो लड़की पकड़ा गई और पकड़ाने के बाद उसके जो नीचे वाले जो मेगा अंक वाले थे हमारे, वो मतलब बहुत ही मुंह बोली हमारी सिस्टर है, उनकी हुई है। तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा हमें रिपोर्ट मिला कि वो लड़की स्कैनिंग की, हमको फोन की थी कि सर स्कैनिंग करके, भैया स्कैनिंग करके इस तरह से यह काम हो रहा है। हमने उस पर एक्शन लिया और मैंने कहा कि वीडियो से हमको बात कराइए, और जाकर के वो लड़की बिल्कुल निडर होकर के लड़ी कि नहीं इस तरह का गलत हुआ है। और उसको फिर वीडियो बीओ और डीओ बुलाए फोन करके कि आप कहाँ हैं। वो लड़की बोली कि हम भीड़ में हैं, हम आएंगे। बिल्कुल मोबाइल बंद करके भाग गई। तो उसका डॉक्यूमेंट जमा हो गया है और उस पर हो सकता है कि डीओ साहब डॉक्यूमेंट की छानबीन करके, क्योंकि उसका एक जगह और भी हुआ है गोसवरी में, गोसवरी में भी उसका हुआ है, यहाँ भी कराना चाह रही थी। और वो लड़की जो है वो बिहार शरीफ में मुगल कुआं या क्या है वहां के जगह की वो लड़की है। तो और इसके पहले भी आपको पता होगा कि बिहार शरीफ में जब प्रथम जुलाई में हुआ था तो 5-6 लड़कियां ही पकड़ाई थी। और जहानाबाद गया इलाका का भी एक लड़की है जिसका 3-4 जगह काउंसलिंग कराया, उसका भी हमारे पास प्रूफ आया हुआ है। और इस तरह के काम ज्यादातर लड़कियां कर रही है जो स्कैनिंग करके। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी एक जगह काउंसलिंग हो गई थी तो आप दूसरे जगह काउंसलिंग किस से कराना चाह रही हैं, या अपने नाम पर किसी दूसरे कैंडिडेट को कराना चाह रही हैं? हो सकता है कि आपका नाम हो, आपका मेगा अंक हो और दूसरे कैंडिडेट का सारा डॉक्यूमेंट जमा करके मिली भगत करके आपस में और आप कराना चाह रही हैं। तो इस तरह के काम आप लोग बंद कीजिए। और ये बहुत ही गलत बात है। आपका जीवन है, आप हकदार हैं तो बिल्कुल आप नौकरी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप गलत करके और एक जगह घोसवरी में आपने करा लिया, फिर किराए पसुराय में करा रही है, ये क्या मतलब हुआ? और आज पकड़ा गई तो भाग गई वहां से, मोबाइल बंद कर दी और वहां का डीओ वीडियो सब लोग देखा और उसका जो चयन सूची जो देखा गया तो रियल में वहां पर घुसवारी में उसका हुआ है और वो भाग गई लड़की। तो इस तरह के काम ये महिलाओं को शोभा देता है? बताइए। अरे सरकार आपको 50% आरक्षण दी है और आप यहाँ पर पुरुष के भी सीट पर भी आप लड़ रही हैं, पुरुष के सीट का भी फायदा आपको मिला, तो क्या आपको 100% आप ही को मिलेगा? और एक जगह से 4 जगह काउंसलिंग कराएंगे? तो इस तरह का गलत है ये चीजों को, और इसकी हम खुलेआम इसकी भर्त्सना करते हैं। और इस तरह के बिहार में अगर देखा जाए तो बहुत तरह के केस मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह का नहीं होना चाहिए। आप दूसरे को भी मौका दीजिए। आपका अपना हो गया, मैं उसके लिए मैं आपको बधाई दे रहा हूँ, लेकिन आप दूसरे को हक छीनिए, दूसरे को सीट पर आप जा करके गलत तरीके से स्कैनिंग करा करके और जो ये आप चाह रहे हैं कि करा लें, तो आप फंस जाइएगा, बचिएगा नहीं और आपको जेल जाना ही पड़ेगा। आप डीओ वहां सर्टिफिकेट ले गए, उसको एविडेंस बनाएंगे, FIR होगा और आपका एड्रेस वहां पर है, आप कहाँ से भाग के जाइएगा? आपका FIR होगा, आप जेल में जाएंगे, तब इज्जत बनेगा आपका, आपके गार्जियन का, आपके पूरे परिवार का, फैमिली का। तो इस तरह का काम आप लोग नहीं करें। आप अपना हो गया एक जगह, अपना अच्छे से रहिए, दूसरे को भी मौका दीजिए। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। और ये हुआ है। आज प्राथमिक शिक्षा डायरेक्टर भी इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि हम लोग कहे कि सर इस बार तो पहले की अपेक्षा सुधार हुई है, लेकिन फिर भी 100% कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है। उन्होंने स्वीकार किया कि बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इसको भी हम पारदर्शी ढंग से करें और उसके लिए हमको जो भी तरीका अपनाना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन हमको पहले 1 सप्ताह समझने का मौका दिया जाए। तो हम लोग कहें कि ठीक है सर, हम लोग अगले सप्ताह में आपसे फिर मिलेंगे और फिर इस पर चर्चा करेंगे। हम लोग को जल्दी से जल्द 3rd जो फेज का है उसको डेट आप जारी कीजिए, काउंसलिंग कराएंगे। सर यहाँ पे एक और प्रश्न हम रखना चाहेंगे कि जो सिलेक्टेड लिस्ट था वो अगले दिन अपलोड करना चाहिए था, सब जगह का अगले दिन अपलोड करने के लिए भी कहा गया है कि जैसे ही सिलेक्टेड लिस्ट होंगे कि उसके बाद आप हमें भेजेंगे उससे डिटेल्स अपलोड करके और फिर NIC पे भी अपलोड करेंगे सिलेक्टेड लिस्ट। लेकिन बहुत जगह ऐसा देखा गया कि वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी का मतलब व्हाट्सएप वगैरह पे कि यहाँ का सिलेक्टेड लिस्ट चाहिए, वहां का सिलेक्टेड लिस्ट चाहिए। तो इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे?
बिल्कुल इस पर कहना चाह रहा हूं मैं। बहुत से नियोजन इकाई ने बिल्कुल ईमानदारी के साथ एनआईसी पर अपलोड किया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिहार के सभी नियोजन इकाई बुरा है या उन्होंने गलत काम किया है। बिल्कुल बहुत से नियोजन इकाई है जो बिल्कुल पारदर्शी ढंग से काम कर रहे हैं, मैं उनकी सराहना करता हूँ। लेकिन बहुत से नियोजन इकाई हैं जो खुलेआम जो एनआईसी पर अपलोड नहीं कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं वो, तो कैंडिडेट से पैसा मांग रहे हैं कि हमको पैसा दीजिएगा तो अपलोड करेंगे, नहीं तो बाहर कर देंगे। और बहुत से लड़कियों को बाहर किया गया है। वो एप्लीकेशन वो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय के पास दिया गया है। बहुत सी लड़की हमारे पास कॉल की थी, हम उसको भेजे हैं कि जाकर के दीजिए। मैं आपको एकदम साक्षात उदाहरण दे रहा हूँ, मैं खुलेआम बोलता हूँ, छाती ठोक करके बोल रहा हूँ मैं। किसी से मुझे डर नहीं है सत्य बोलने में। आप चले जाइए अरवल में, अरवल के जो वहां का जो एनआईसी पर बेचारा सबके सिलेक्शन हो गया था, लोड कर दिया गया, अपलोड किया गया और उसके बाद पैसा मांगा गया, 3-3 लाख रुपया मांगा गया था। लेकिन वहां के कैंडिडेट लोग कहा कि हम पैसा नहीं देंगे, तो 7 पंचायत को कैंसिल कर दिया गया। और जो उसका प्रखंड में कोई कलेर प्रखंड में शायद हुआ था, उसकी हम पूरा डिटेल तो नहीं जान रहे हैं, लेकिन वहां के लड़का एक थे, वो हमको बताए थे कि हमको खुलेआम पैसा मांग रहा है। और उसमें क्या हुआ कि फिर उनको पैसा नहीं दिया तो 6 या 7 पंचायत का कैंसिल कर दिया ये लोग। बताइए, इस तरह का आप काम कर रहे हैं तो गलत है कि नहीं है? अगर मान ली कि जिसका चयन हो गया तो आप क्यों नहीं लोड करेंगे और आप उससे पैसा मांग रहे हैं? इसीलिए आप लोग इतने दिन तक समय लगाते हैं कि डाउन। लेकिन सभी नियोजन इकाई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। बहुत से नियोजन इकाई अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी मैं सराहना करता हूँ। लेकिन बहुत से नियोजन इकाई जो है होने के बावजूद पैसा मांग रहे हैं कि पैसा दे दीजिए, क्योंकि इस बार पैसा कमाने का उन लोग को बहुत कम चांस हुआ है। तो इस तरह का काम आप लोग नहीं करें। अगर मेरिट पर लड़का का हुआ है तो उसको एनआईसी पर अपलोड कीजिए, दूसरे दिन अपलोड कीजिए। कौन सा अपलोड करने में समय है भाई? अरे 100 लड़का का लिस्ट होगा, एक प्रखंड में 100 लड़का से ज्यादा का लिस्ट होगा ही नहीं। 100 लड़का को अपलोड करने में थोड़ी समय लगेगा। तो दूसरे दिन अपलोड होना चाहिए, उससे पारदर्शिता होगी और धांधली रुकेगा। लेकिन हम माननीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इस पर ध्यान दिया जाए, इसको संज्ञान में लिया जाए। और बहुत से कंप्लेन हमारे पास आते हैं, पूरे बिहार से कॉल आ रहे हैं कि हमसे पैसा मांगा जा रहा है, चयन होने के बावजूद पैसा मांगा जा रहा है। एक मैटर मधुबनी का आया है और वो जो है वो मधेर प्रखंड में है, वो बात पंचायत में हुआ है। जो गजेंद्र यादव वहाँ का जो मधुबनी के जो हमारे अध्यक्ष भी हैं, वो काफी सजग है, उनके साथ ये घटना घटी है। और इसकी एप्लीकेशन हम लोग जाकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय को हमने दिया है। वहां पर भी जो है उनका 64 पॉइंट कुछ था उनका मेगा सूची, और वहां 63 पॉइंट वाले को वहां पर कर दिया गया है। तो कहीं ना उसकी भी कंप्लेन आज हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस तरह का काम कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोगों के कारण पूरी नियोजन इकाई बदनाम हो रही है। लेकिन सभी नियोजन इकाई वाले ऐसे नहीं है, बहुत ही पारदर्शी ढंग से भी काम हो रहा है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर जो मेरिट में है, अब आप सोचिए, मैं अपने खुद उदाहरण दे रहा हूँ, अगर मुझे गलत करना रहता तो मैं कहीं भी ज्वाइनिंग करवा सकता था, कर ले सकता था। मैं अभी बिहार का सबसे इंटीरियर एरिया में मैं गया हूँ, मैं एक अपना उदाहरण पेश किया हूँ। बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर कहाँ चले गए, ना वहाँ एक गिलास पानी मिलेगा, ना रहने का जगह है। आप कौन सा जगह पर जाकर के अपने तारडी प्रखंड में अपने ज्वाइनिंग ले लिया? हम भी चाहते तो हमारा हुलासगंज में हो जाता, काको में हो जाता, लेकिन हम क्यों चले गए कि भाई हम पारदर्शी ढंग से मेरिट पे जाएंगे, हमें पैरवी पर नहीं जाना है। और यही कारण है कि हम तारडी प्रखंड में चले गए। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी इस बात को समझिए, जो मेरिट वाले हैं बेचारे, उनको मौका मिलना चाहिए। तो इस तरह के नियोजन इकाई वाले भी गलत काम कर रहे हैं। जाजा से भी हमें फोन आया, कॉल आया है। जाजा में भी कोई प्रखंड था, मैं नाम भूल गया, वहां भी उसका बेचारा सिलेक्शन हो गया, कह रहा है कि 50,000 रुपया दीजिएगा तो एनआईसी को अपलोड करेंगे। तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। जहां पर भी किस तरह की धांधली दिखाई दे, आप लोग फौरन वहां से डीओ, बीडीओ और डीएम से फॉर्म एप्लीकेशन को फॉरवर्डिंग करा करके और प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय के नाम से एप्लीकेशन लिखिए, सारा रिसीविंग लगा करके दीजिए। वहां का कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा। इस पर काफी शिक्षा विभाग सजग है, वो जरूर कैंसिल करेंगे। अगर उसको जांच करने के बाद सही पाया गया तो जरूर कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोग भी थोड़ा सजग होइए अपने अपने जिला में, अपने अपने पंचायत में, अपने अपने प्रखंड में, क्योंकि सभी जगह हम लोग नहीं जा पाएंगे। आप लोग को भी थोड़ा जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और कैंसिल होगा, हम गारंटी के साथ कर रहे हैं। अगर आपका सही कंप्लेन है और अगर वहां पर जांच में सही निकला तो जरूर कंप्लेन जो जरूर वहां पर रद्द किया जाएगा और जिनवन जो लड़का है उसका होगा।
गलत को हम लोग नहीं होने देंगे। तो ये था आज का पूरा अपडेट और राजेंद्र सर ने सारी बातें स्पष्ट तरीके से कह दिया। अगर कंक्लूजन देखें पूरा निचोड़ तो कुछ दिक्कत है, कुछ जगह अच्छे तरीके से हुआ, कुछ जाहिर सी बात है कुछ जगह दिक्कत है, उसका कंप्लेन आप दे सकते हैं। जिस प्रोसेस से बताया गया उस तरीके से करेंगे तो निश्चित ही अगर वहां गलत हुआ है तो कैंसिल हो सकता है। इसके साथ ही बताएं तो अगले सप्ताह में आपको सारा चीज अपडेट देखने को मिल सकता है, वो आपका नियुक्ति पत्र से संबंधित हो या आपका संबंधित हो थर्ड जो फेज का काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होने वाला उससे संबंधित। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।